जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय कार्बनिक रसायन को। आईयूपीएसी नामकरण को समाप्त करने के बाद आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है बच्चों क्या, समाव्यवता। समाव्यवता क्या होती है, इससे आपको बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आते हैं और बेटा नीट में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से देखिए और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये और आसान भी होगा। सबसे अच्छी बात कि इसका जो भी प्रश्न आएगा, अगर आपने लेक्चर को एक बार देख लिया ढंग से तो प्रश्न आपसे बन जाएगा, गारंटी। तो समाव्यवता बेटा ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होगा। समा से मतलब है बेटा समान, समा मतलब यहां क्या है, समान, और व्यवता मतलब अवयवता, मतलब कुछ अवयवता इसकी समान होगी, मतलब कि बेटा कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कुछ चीज भिन्न होती लेकिन कुछ चीज समान होती, उन्हें हम बोलते हैं क्या, समावयवी। और इस गुण को कहते हैं क्या, समाव्यवता। इसको बेटा थोड़ा पहले उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा। मान करके चलिए आपके पास बेटा है पेंटेन, ठीक है, यौगिक क्या है बच्चों आपके पास, पेंटेन। पेंटेन का अणुसूत्र क्या होगा, C5 होंगे और H बेटा कितने होंगे, 12। तो C5H12 को अपन पेंटेन कहते हैं। अब पेंटेन के अलग अलग रूप में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले बेटा मान के चलो मैंने बनाया CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, मतलब 5 कार्बन सीधे सीधे हमने जोड़ दिए। देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन सीधी सीधी श्रृंखला में जोड़ दिए। तो ये बन गया बेटा क्या, पेंटेन, है ना। पेंटेन, या इसको हम साधारण नामकरण करते समय एन पेंटेन भी कहते हैं। एन मतलब ये क्या है, एन मतलब है बेटा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब साधारण, सीधी सीधी श्रृंखला होगी, तो ये हो गया पेंटेन या एन पेंटेन। अब इसी 5 कार्बन की श्रृंखला को मैं कुछ ऐसे भी बना सकता हूं कि भाई जरूरी नहीं है कि सारे कार्बन सीधे सीधे जुड़े हो। एक कार्बन मैंने शाखा में यहां पर जोड़ दिया। अब देखिए इसका आप अणुसूत्र देखिए बेटा, इसमें C कितने थे, 5 थे और H थे 12। इसमें देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 3 2 5 और 3 8 और 1 9 और 3 12, 12 हाइड्रोजन। मतलब बेटा ये भी C5H12 है और ये भी C5H12 है, ठीक है। इसका नाम अगर मैं लिखना चाहूं तो नाम क्या लिखेंगे बेटा, अगर आईयूपीएसी नाम आप लिखना चाहो तो पहले लंबी श्रृंखला का चयन करोगे और जहां से मैथिल पास पड़ेगा वहां से गिनती करोगे और नाम क्या बनेगा बच्चों, 2 मैथिल, 2 मैथिल, ठीक है ना। 2 नंबर में CH3 है इसीलिए हमने बोला 2 मैथिल, और सीधी श्रृंखला में 4 कार्बन होने के कारण हम लिखेंगे ब्यूटेन। तो नाम इसका क्या हुआ बेटा, 2 मैथिल ब्यूटेन, या इसे साधारण नामकरण में हम आइसो। देखिए बेटा जब इस तरह का समूह आएगा, ध्यान दें थोड़ा सा, मैं पहले इसके बारे में बता देता हूं आपको। जब कभी इस तरह का समूह होगा और ये कहीं ना कहीं CH2 से आगे चल के जुड़ा रहेगा, तो इस समूह को बेटा हम पढ़ेंगे क्या, आइसो। ये समूह क्या कहलाएगा, आइसो। ध्यान रखें बेटा, जब एक ही कार्बन में 2 CH3 हो और वो आगे चल करके CH2 से जुड़ा हो तो इसे बोलेंगे हम क्या, आइसो। जैसे यहां देखिए ये समूह है और आगे चल के CH2 से जुड़ा हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे हम आइसो। क्या पढ़ेंगे बेटा, आइसो। लेकिन आइसो का उपयोग हम आईयूपीएसी नामकरण में नहीं कर रहे हैं, इसका उपयोग हम कर रहे हैं बेटा साधारण नामकरण में। तो आइसो और कुल मिला के 5 कार्बन है तो क्या बोल दूंगा मैं, पेंटेन। ये इसका हो गया साधारण नाम। तो दो तरह के नाम होते हैं यौगिकों के, आईयूपीएसी नाम और साधारण नाम। आईयूपीएसी नाम तो हमने बेटा पूरा पढ़ के आ चुके हैं, और अब साधारण नाम बीच बीच में जो आ रहा है मैं बताते चल रहा हूं। और बेटा इसके बारे में आप कक्षा 12वीं में हर एक अध्याय में हर एक क्रियात्मक समूह के साधारण नाम पढ़ोगे, है ना। चलिए देखते हैं अब। तो ये हो गया आइसोपेंटेन, ठीक है। इसमें कार्बन कितने थे, 5 कार्बन। ये पहला यौगिक मैंने बनाया, ये बेटा दूसरा यौगिक। क्या मैं 5 कार्बन को कोई और तरीके से लिख सकता हूं, चलिए देखते हैं। अब हम ऐसा करें कि सीधे सीधे 3 कार्बन को रखते हुए 2 कार्बन को शाखाओं में जोड़ दें बेटा, कुछ इस तरह से। इसका अगर आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो 1 2 3, और 2 नंबर में 2 बार मैथिल है तो क्या लिखेंगे, 2,2। 2 मैथिल है बेटा तो डाई मैथिल, 2 डाई मैथिल, और 3 कार्बन है मुख्य श्रृंखला में तो होगा प्रोपेन, ठीक है, 2 डाई मैथिल प्रोपेन। ये बेटा जब हम इसका साधारण नाम लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं नियो। क्या लिखेंगे साधारण नाम इसका, नियो। 5 कार्बन है तो पेंटेन, नियो
पेंटेन। ये है साधारण नाम बेटा, साधारण नाम अलग होते हैं, आईयूपीएसी नाम अलग होते हैं, ठीक है। तो देखिए इन तीनों यौगिकों में क्या समान है, इन तीनों यौगिकों में यहां पर कार्बन 5 है, इसमें भी कार्बन 5 है और इसमें भी कार्बन 5 है। हाइड्रोजन देखें बेटा, इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए 12, इसमें भी हाइड्रोजन 12 और इसमें भी हाइड्रोजन 12। कुल मिला के इन तीनों में अणुसूत्र समान है बेटा, लेकिन तीनों की संरचना अलग अलग है। ये अलग यौगिक है, ये अलग है और ये अलग है। ये तीनों यौगिक अलग अलग है, इसीलिए इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण जो होंगे वो भी अलग अलग होंगे। इसी गुण को बेटा हम क्या कहते हैं, समावयवता। समावयवता की परिभाषा क्या बनेगी, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान, देखिए इनका अणुसूत्र समान है, C5H12 है तीनों में, तो जिनका अणुसूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, उन्हें हम समावयवी कहते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा कि वे यौगिक, दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा उनके इस गुण को हम समावयवता कहते हैं। जो समावयवी होते हैं बेटा उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, यानी कि ये एकदम अलग यौगिक होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए परिभाषा इसकी हम लिखते हैं समावयवता की। यहां पर बेटा परिभाषा है, दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, ठीक है बेटा। दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न होते समावयवी कहलाते हैं तथा इनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। इसमें एक बात और हम यहां पर जोड़ सकते हैं, क्या जोड़ेंगे कि समावयवियों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, ठीक है बेटा। अलग अलग भौतिक तथा रासायनिक गुण दर्शाते हैं ये, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखें। समावयवी क्या है, दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं तथा उनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। समावयवियों के भौतिक तथा रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ध्यान रखने की बात है बेटा, अणु सूत्र समान है मतलब कि हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या इनमें बराबर होगी, ठीक है। अब उदाहरण की बात मैंने इसके पहले बताया, लेकिन अभी मैं ढेरों उदाहरण बताने वाला हूं, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, समावयवता के प्रकार, यानी कि समावयवता का बेटा हम वर्गीकरण करने वाले हैं। और समावयवता का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक होती है आपकी कौन सी बेटा, संरचनात्मक समावयवता। पहली होती कौन सी, संरचनात्मक समावयवता, और दूसरी होती बेटा त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता में क्या होगा, अणु सूत्र तो समान होंगे लेकिन बेटा संरचना भिन्न होगी। या तो आप लिख दो संरचना भिन्न होगी, या बेटा आप बोल सकते हो कि संरचना सूत्र भिन्न होंगे, बात एक ही होती है। जबकि त्रिविम समावयवता में क्या होता है, अणु सूत्र समान होता है, संरचना भी समान होती है, लेकिन त्रिविम में बेटा, त्रिविम मतलब अंतराकाश में, 3D में उनके जो परमाणुओं की स्थिति है वो भिन्न भिन्न होती है। तो इसमें क्या होगा, त्रिविम में भिन्न ज्यामिति होगी, ठीक है, भिन्न ज्यामिति होगी या परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होगी। अभी बेटा इसको हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे, लेकिन अभी मैंने शॉर्ट में बताया कि संरचनात्मक समावयवता क्या होगी। संरचनात्मक समावयवता वह समावयवता होती जिसमें अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन बच्चों संरचना भिन्न होती है। जबकि अणु सूत्र समान होते, संरचना सूत्र भी समान होते, किंतु उनकी त्रिविम में जो अरेंजमेंट है बेटा, परमाणुओं की त्रिविम में जो व्यवस्था है वो अलग अलग होगी। अब जो संरचनात्मक समावयवता है उसमें बेटा ये 5 प्रकार होते हैं, एक और जोड़ दूंगा मैं इसमें। 5 प्रकार के अलावा बेटा एक छठवां प्रकार भी यहां पर होता है। पहला क्या है आपकी श्रृंखला समावयवता, दूसरी होती है स्थान समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, मध्यावयवता, वलय श्रृंखला समावयवता, और एक और होता है बेटा क्या, चलावयवता। आज के लेक्चर में हम यहां पर इन्हीं पर फोकस करने वाले हैं, किन पर, संरचनात्मक समावयवता पर। फिर इनको बेटा एक एक करके मैं अलग अलग लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग है जो आपको बोर्ड परीक्षा में और साथ ही साथ बेटा नीट में, खास करके नीट में पूछी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं हम एक एक करके। सबसे पहली बात हम कर रहे हैं किसकी, श्रृंखला बेटा संरचनात्मक समावयवता।
तो संरचनात्मक समअवयवता क्या होती है? संरचनात्मक समअवयवता। तो बच्चों संरचनात्मक समअवयवता में मैं आपको बता रहा हूं, इसकी चाहे तो आप परिभाषा नोट कर लें, बाकी प्रकार एक एक करके हम देखेंगे। क्या होता है संरचनात्मक समअवयवता में? अणु सूत्र तो समान होते हैं किंतु संरचना भिन्न होती। तो हम लिखेंगे वे यौगिक, दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, संरचनात्मक समावयवी कहलाते तथा उनके इस गुण को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। परिभाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, हम तो पढ़ने वाले इसके प्रकार, एक एक करके सारे प्रकारों की बात करेंगे। पहला जो प्रकार है वो क्या है बच्चों? श्रृंखला समावयवता। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें श्रृंखला से कुछ लेना देना होगा। तो इसमें होता क्या है बेटा कि अणुसूत्र समान होते हैं, ठीक है ना, अणुसूत्र समान होते हैं किंतु मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न होती है। कैसे? पहले मैं उदाहरण से आपको यह बात समझाता हूं। जैसे अभी हमने देखा था पेंटेन में, एक आध उदाहरण और देखते हैं बेटा। जैसे आप ब्यूटेन देखिए, C4H10 होता है अपना क्या? ब्यूटेन। ब्यूटेन का जो बेटा सूत्र होता है, अणुसूत्र, वो क्या होता है? C4H10। इसको मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं। देखिए पहला मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 CH3, मतलब बेटा मैं सारे चारों कार्बन को सीधे सीधे जोड़ दे रहा हूं। इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? ब्यूटेन, या इसे हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। एन मतलब क्या है? सीधा सीधा या नॉर्मल, है ना। ये पहला तरीका। इसी C4H10 को लिखने का बेटा जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि मैं 3 कार्बन को तो सीधे सीधे लिखूं, लेकिन एक कार्बन को बेटा शाखा में डाल दूं। ठीक है, एक कार्बन को मैंने क्या किया? शाखा में डाल दिया। यहां पर देखिए जो मुख्य श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है बच्चों? 4। और यहां पर मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हो गए? 3। तो इस तरह से ये एक समअवयवता है। क्यों है बेटा समअवयवता? दोनों में कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन की 10 है, यानी कि इनके अणुसूत्र समान है किंतु संरचना भिन्न है। अब संरचना में क्या भिन्न है बेटा? संरचना में भिन्न है इनकी मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या। यहां पर मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन परमाणु है, जबकि बेटा यहां पर 3 कार्बन परमाणु है। तो श्रृंखला समअवयवता की अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा? वे यौगिक, दो या दो से अधिक भी जोड़ सकते हैं आप इसमें, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन बच्चों क्या होगा? किंतु मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न होती है। कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी होगी बेटा? भिन्न होगी। इसीलिए इसको हमने नाम दिया श्रृंखला समावयवी। भिन्न होती है, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। ठीक है बेटा, एक बार फिर से सुनेंगे। क्या होगा? अणु सूत्र तो दोनों में बराबर है किंतु मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न होने के कारण ये समावयवी कहलाते हैं। और क्योंकि बेटा मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या भिन्न है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं श्रृंखला समावयवी तथा इस गुण को श्रृंखला समावयवता कहते हैं। एक आध और उदाहरण देके बेटा मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे हमने लिया C6H14, C6H14 बेटा, नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बच्चों हेक्सेन। अब इसको लिखने के कितने तरीके हैं? पहला तरीका, पूरे के पूरे 6 कार्बन आप सीधे सीधे लिख दो। ठीक है, देखते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन सीधे सीधे लिख दिया आपने। इसका नाम क्या बनेगा? हेक्सेन या एन हेक्सेन। दूसरा तरीका बच्चों, आप 5 कार्बन को तो सीधे सीधे लिखो, लेकिन किसी एक को श्रृंखला में मतलब कि शाखा में जोड़ दो। 1 2 3 4 5 कार्बन सीधे सीधे, एक को हमने बच्चों कैसे जोड़ दिया? शाखा में। तो इस तरह से इसमें भी 6 कार्बन थे और इसमें भी 6 कार्बन थे और हाइड्रोजन भी बराबर आएंगे ही बेटा। तो होता क्या है? ये हो गया एन हेक्सेन या सिंपल आप कह सकते हो हेक्सेन।
इसका नाम बनेगा बच्चों आइसोहेक्सेन, या हम बोलेंगे आईयूपीएसी नाम अगर बनाए तो देखिए 1 2 3 4 5, 2 नंबर में मैथिल है तो दो मैथिल और बेटा 5 कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, तो नाम क्या बनेगा, पेंटेन। ठीक है, आपको आईयूपीएसी नाम हर बार लिखना है ताकि आपकी बढ़िया बेटा प्रैक्टिस होती रहे, है ना। नामकरण का मुख्य मकसद यही है कि बार बार हम लिखेंगे तो प्रैक्टिस में बना रहेगा। अब दूसरा, मैं एक काम करूं, 4 कार्बन मुख्य श्रृंखला में रखूं, एक को बेटा इधर लगा दूं, एक को इधर लगा दूं। पहले मुख्य श्रृंखला में 6 कार्बन थे, फिर मुख्य श्रृंखला में 5 कार्बन हो गए, फिर बेटा मुख्य श्रृंखला में अब 4 कार्बन है। दिख रहे होंगे आपको 4 कार्बन कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। यहां मुख्य श्रृंखला में देखिए 4 कार्बन है, जबकि यहां पर मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन थे बच्चों, 5 कार्बन थे, और इसमें मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6 कार्बन परमाणु है। अब अगला अगर मैं बनाना चाहूं, मान लो आपके मन में आए कि सर मैं एक और बना सकता हूं, मैं एक काम करता हूं, अभी मुख्य श्रृंखला में पहले 6 थे, फिर 5, फिर 4, अब मैं 3 रखूं। रख के देख लो भाई साहब बनेगा कि नहीं, पता चल जाएगा। ये 3 रखे, बचे कितने, 3 और मतलब एक इधर डाल दूं मैं और 2 बेटा इधर डाल दूं मैं। अब आप ऐसे में क्या करो, इसका आईयूपीएसी नेम बना के देखो। आपको अगर आईयूपीएसी नाम एक सा मिला, देखिए मुख्य श्रृंखला में यहां कितने कार्बन, 1 2 3, नहीं बेटा 3 नहीं, 1 2 3 4, फिर मुख्य श्रृंखला ये बन जाएगी क्योंकि लंबी श्रृंखला ही मुख्य श्रृंखला होती। तो इस तरह से 4 कार्बन तक तो मुख्य श्रृंखला बदलेगी, लेकिन बेटा ये सेम चीज रिपीट हो रही, 4 कार्बन वाला ही श्रृंखला रिपीट हो रही, इसीलिए ये श्रृंखला समयावयवी नहीं होंगे। तो कुल मिला के हेक्सेन के 1 2 3 श्रृंखला समयावयवी होते हैं। इसका नाम लिखना हो बेटा तो क्या लिख सकते हैं, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से श्रृंखला समव्यवता होती है। एक बार फिर से सुनेंगे, 2 या 2 से अधिक वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान होते हैं किंतु मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्याएं भिन्न होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हम श्रृंखला समव्यवी कहते हैं। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं हम इसे। इसमें क्या होगा, अगली समव्यवता की तरफ बढ़ते हैं। अगली श्रृंखला जो समव्यवता है बेटा उसका नाम है स्थान समव्यवता। स्थान मतलब किसी का स्थान बदलेगा भाई, किसी ना किसी का स्थान बदलेगा। कैसे बदलेगा चलो देखते हैं उदाहरण से अपन। जैसे मान के चलो एक यौगिक मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, OH यहां क्या है, क्रियात्मक समूह। क्या नाम है बेटा इसका, अल्कोहल। OH यहां पहले कार्बन में जुड़ा है। क्या हो अगर मैं OH को दूसरे कार्बन में ले आऊं, देखिए इसमें क्या मुख्य श्रृंखला में 1 2 3 कार्बन थे, यहां भी मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन, लेकिन बेटा OH की स्थिति बदल गई। यहां OH पहले कार्बन से जुड़ा था, जबकि यहां पर OH जो है वो दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ गया, मतलब कि क्रियात्मक समूह का स्थान बदल गया। अगर दोनों का आप अणुसूत्र देखोगे तो C कितने बेटा, 1 2 3, दोनों में 3 कार्बन है, गिन लो आप। हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7, 3 और 1 4 और 3 7 हाइड्रोजन है, और साथ में दोनों में OH लगा हुआ है ना। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिखो, या तो फिर बेटा C3H 7 और 1 8 लिख के O लिख लो, बात एक ही होगी। अगर हम अणुसूत्र पूछेगा तो यही लिखेंगे, है ना। तो इनके दोनों के देखो अणुसूत्र समान है, किंतु इनमें क्या है, क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल गई है। यह है आपका एक प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल, और यह है बेटा आपका 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, मतलब क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसका नंबर बदल गया। और देखते हैं, अभी और ढेरों उदाहरण है ऐसे हमारे पास। जैसे बच्चों मान के चलो एक यौगिक मैं ऐसा लिख रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और दूसरा यौगिक मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों में देखिए कार्बन कितने बेटा, दोनों में 4, हाइड्रोजन कितने हैं 8, दिख रहे हैं आपको। तो इसका नाम है बेटा ब्यूटीन। लेकिन ये है 2 ब्यूटीन और ये है 1 ब्यूटीन। अंतर क्या है दोनों में, अंतर सर दोनों का अणुसूत्र तो समान है, किंतु जो पाई बंध है बेटा, द्विबंध है, उसकी स्थिति बदल गई। यहां द्विबंध दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़ा है, यहां पर द्विबंध पहले नंबर के कार्बन से ही जुड़ा है। तो इस तरह से या तो क्रियात्मक समूह की स्थिति बदल जाए
या बेटा किसकी द्विबंध की स्थिति बदल जाए। तो इस तरह की समावयवता को बच्चों हम क्या बोलेंगे, स्थान समावयवता। नाम से ही समझ में आ रहा है। चलिए हम परिभाषा लिखते हैं इसकी। स्थान समावयवी क्या होंगे, दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है। समावयवी में सबसे पहला तो अपन यही बात लिखेंगे, अणुसूत्र तो हमेशा बेटा समान होगा, है ना। अणुसूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र, सॉरी बेटा, संरचना सूत्र में क्या भिन्न है इसमें, किंतु क्रियात्मक समूह या द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति बदल जाती है। स्थिति बदल जाना मतलब बेटा कि अलग अलग कार्बन से ये जुड़े रहेंगे, है ना। स्थिति भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं, स्थान समावयवी कहलाते हैं, तथा इस समावयवता को स्थान समावयवता कहते हैं। चलिए एक दो उदाहरण और देखते हैं बच्चों हम, फिर अगले समावयवता की बात करेंगे अपन। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, जैसे बेटा मान लो मैंने लिखा CH3 CH2। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं क्रियात्मक समूह या द्विबंध या त्रिबंध, और साथ में बेटा या एल्किल समूह भी लिख लो आप। एल्किल समूह मतलब जिसको हम इतनी देर से क्या बोल रहे हैं पूरे चैप्टर में, प्रतिस्थापी की स्थिति बदलने से भी कौन सी समावयवता हो जाती है बेटा, स्थान समावयवता। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे CH3 CH3 CH2 CH3, ये मान लो एक यौगिक है बच्चों। इसका नाम क्या होगा, नाम तो बड़े आसानी से आप बता दोगे। 1 2 3 नंबर में मैथिल है तो 3 मैथिल और 5 कार्बन होने के कारण क्या लिखेंगे, पेंटेन। तो इसका तो IUPAC नाम है बच्चों क्या, 3 मैथिल पेंटेन। अब इसी से मिलती जुलती शक्ल वाला मैंने एक और यौगिक बनाया। तो इसमें क्या हुआ, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए इसमें अंतर क्या है, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन, यानी कि ये श्रृंखला समझौता नहीं है। लेकिन बेटा इसमें क्या है, जो मैथिल है 3 नंबर में जुड़ा है और ये जो मैथिल है 2 नंबर में जुड़ा है। अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2 मैथिल और 5 कार्बन होने के नाते बच्चों क्या लिखेंगे हम इसे, पेंटेन। तो इस तरह से 2 या 2 से अधिक वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान होता है किंतु क्रियात्मक समूह की या एल्किल समूह मतलब बेटा प्रतिस्थापी की या द्विबंध की या त्रिबंध की स्थिति भिन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्थान समावयवी। तथा इस गुण को या इस समावयवता को हम कहते हैं बच्चों क्या, स्थान समावयवता। चलिए बेटा फिर अगली समावयवता की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है क्या, क्रियात्मक समूह समावयवता। इसमें बेटा नाम से ही समझ में आ रहा है क्या भिन्न होगा, क्रियात्मक समूह भिन्न होगा। देखो जैसा नाम है वैसा काम है। पहली क्या थी, श्रृंखला समवयवता, मतलब श्रृंखला की लंबाई, श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न होगी। स्थान समवयवता मतलब स्थान भिन्न होगा, किसका, क्रियात्मक समूह का, प्रतिस्थापी का, द्विबंध या त्रिबंध का। तीसरी है क्रियात्मक समूह समवयवता, मतलब बेटा अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे क्या हम, क्रियात्मक समूह समवयवता। जैसे पहले मैं उदाहरण से बताता हूं बेटा, मान लो मैं एक यौगिक लिख रहा हूं CH3 CH2 CHO। CHO क्या है बेटा, एल्डिहाइड होता है, हमने नामकरण में पहले ही पढ़ रखा। अगर आपने बेटा नहीं पढ़ा है तो पहले आप नामकरण के वीडियो देखिए, फिर इसको देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। फिर है CH3 COCH3। ये दो अलग अलग यौगिक हैं बच्चों, ये पहला यौगिक है, ये दूसरा। इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, एल्डिहाइड, और इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, कीटोन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अगर दोनों में आप कार्बन देखो, कार्बन कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है बेटा। इसमें देखो 1 2 3, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6, मतलब कि 6 हाइड्रोजन है दोनों में और 1 1 ऑक्सीजन।
मतलब यहां भी तो क्या है बेटा, अणुसूत्र समान है किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो ऐसी समावयवता को बच्चों हम क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह समावयवता। तो इसका नाम अगर आप लिखते तो क्या बनता, प्रोपेनल, और इसका नाम लिखते बेटा 2 प्रोपेनॉन। ठीक है ना। अब और उदाहरण देखते हैं, अभी ऐसा नहीं कि बेटा उदाहरण इतने ही हैं, ढेरों उदाहरण है इसके भी। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2OH, दूसरा मैं लिख रहा हूं बच्चों CH3O CH3। ये दो अलग अलग यौगिक है। कार्बन दोनों में देखो, एक दो कार्बन है बेटा, इसमें भी दो कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6। ऑक्सीजन यहां भी एक है और यहां भी एक ऑक्सीजन, मतलब अणुसूत्र इनका भी कैसा है बच्चों, दोनों का समान। किंतु ये क्रियात्मक समूह बच्चों एल्कोहल है, जबकि इस O को अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, ईथर। ये क्या कहलाता है, ईथर। अगर आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे, दो कार्बन है बेटा इथेन, और OH के लिए ऑल जोड़ दोगे तो इथेनॉल, और इसका नाम क्या होगा, O के साथ CH3 को जोड़ेंगे तो मेथॉक्सी, और एक कार्बन को मिथेन, मेथॉक्सी मीथेन बोलेंगे इसे। ये इथेनॉल है, ये मेथॉक्सी मीथेन है। कुल मिला के बेटा बात इतनी सी है, इसमें क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, जबकि इसमें क्रियात्मक समूह क्या है, ईथर। और देखते हैं, और उदाहरण है अपने पास। देखो बेटा, उदाहरण जितने ज्यादा समझोगे ना उतने अच्छे से आपको ये क्लियरिटी से बनेगा, और साथ ही साथ उदाहरण से ही तो प्रश्न बनेंगे, क्योंकि आपको प्रश्न जो आएंगे नीट वगैरह में, उनके लिए बेटा आपको उदाहरण सारे पता होने चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। जैसे मान लो ये है, इसमें COOH मतलब बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल है। नाम होगा 1 2 3 कार्बन होने के कारण प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है बेटा। अभी क्या कर रहा हूं मैं, इसमें एक और यौगिक लिख रहा हूं, CH3 COO CH3। अब तो बेटा ये क्या बन गया, ये तो हो गया सर COO को बोलते हैं एस्टर। इसमें क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें क्रियात्मक समूह है एस्टर। भिन्न क्रियात्मक समूह है, लेकिन कार्बन गिनो आप। कार्बन देखो 1 2 3, 1 2 3, कार्बन तो 3 है सर। हाइड्रोजन देख 3 2 5 और 1 6, 3 और 3 6। और ऑक्सीजन गिनो आप 1 2 1 2। तो मतलब बेटा कुल मिलाकर के अणुसूत्र तो दोनों का समान है, किंतु भिन्न क्या है इनमें, भिन्न है बच्चों क्या, क्रियात्मक समूह। यहां पर क्रियात्मक समूह क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यहां पर क्या है एस्टर। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं क्रियात्मक समूह समवयवता की। बड़े आराम से अब हम लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं। क्या भिन्न होंगे बेटा, क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं, तथा इस समावयवता को हम क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। ठीक है। उदाहरण बेटा मैंने आपके सामने बहुत सारे लिख दिया हूं, आप उदाहरणों को ऐसे भी याद रखें। थोड़ा सा मैं एक और तरीका बता रहा हूं आपको। पहले उदाहरण में हमने देखा था कौन कौन थे बेटा, पहले उदाहरण में थे एल्डिहाइड और कीटोन। एक था एल्डिहाइड और एक था कीटोन। हर एक क्रियात्मक समूह दूसरे के साथ समझौता नहीं दिखाएगा बेटा, कुछ खास है जो एक दूसरे के साथ दिखाते हैं। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के साथ बिल्कुल समवयवता दिखा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह समवयवता। दूसरा बेटा एल्कोहल तथा ईथर, ये भी एक दूसरे के साथ क्रियात्मक समूह समवयवता बना सकते हैं, एल्कोहल तथा ईथर। इसी के साथ साथ बेटा तीसरा है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और साथ में क्या होना चाहिए बेटा, एस्टर। तो आपको बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न आ सकते हैं इससे बेटा, एक तो परिभाषा पूछ सकता है कि कोई भी क्रियात्मक समूह समवयवता किसे कहते हैं, या दो यौगिक दे देगा, पूछेगा इनमें कौन सी समवयवता है। लेकिन नीट वगैरह में इसमें प्रश्न ऐसा आ सकता है कि निम्न में से किस क्रियात्मक समूह के युग्म में क्रियात्मक समूह समवयवता संभव है।
तो बेटा ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन में संभव है, एल्कोहल तथा ईथर में संभव है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एस्टर में संभव है। ठीक है, ये तीन उदाहरण आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और अगली समझौता मध्यावयवता बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नीट में ना समझौता का एक प्रश्न तो आपको हर साल मिलेगा, और बड़ा आसान सा प्रश्न होता है, बस आपने एक बार ढंग से टॉपिक पढ़ा है, मतलब आपसे प्रश्न बन जाएगा, मान के चलिए आप। तो मध्यावयवता क्या होगी? पहली बात, मध्यावयवता ऐसे क्रियात्मक समूह प्रदर्शित करते हैं जो बेटा बीच में होते हैं। बीच में होने का कहने का मतलब कि ये दोनों तरफ जिनके कार्बन की श्रृंखला होती है और बीच में क्रियात्मक समूह होता है, वे ही मध्यावयवता प्रदर्शित करते हैं। जैसे बेटा उदाहरण के तौर पर हम देखें कीटोन, तो कीटोन में क्या होता है? क्रियात्मक समूह बीच में है, दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं हैं। मान के चलो, जैसे उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, CH3 CH2 CH2 CH3, जैसे ये है बेटा एक यौगिक, और दूसरा यौगिक मैं ले रहा हूं CH3 CO CH2 CH2 CH3, ये है बेटा दो यौगिक मान लो। ठीक है, अभी इसमें देखो मध्यावयवता में होता क्या है। आप पहले वाले कीटोन के एक साइड देखो बेटा कितने कार्बन है? 2। दूसरे साइड कितने कार्बन है? 2। इसमें देखो एक साइड कितना है? 1, और दूसरे साइड कितने बेटा? 4। मतलब कि जो क्रियात्मक समूह बीच में होते हैं, अर्थात जिनके दोनों ओर कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, वे मध्यावयवता प्रदर्शित करते हैं। बात नंबर 1 जो बहुत काम की बेटा। दूसरी बात कि इसमें होता क्या है, क्रियात्मक समूह के दोनों ओर कार्बन संख्याओं की, कार्बन परमाणुओं की संख्याएं भिन्न होती हैं दोनों ओर। यहां 2 कार्बन, यहां 2 कार्बन, यहां 3 और 1 कार्बन, कुल मिला के। लेकिन दोनों का अगर मैं अणुसूत्र देखूं बेटा, अणुसूत्र अगर देखूं तो क्या बनेगा? C कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है बच्चों। हाइड्रोजन कितने हैं? 5 और 5 10 हाइड्रोजन है, और 1 है ऑक्सीजन। दोनों में अब आप गिन लो, बराबर आएगी संख्या, लेकिन अंतर क्या है समझ में आ रहा है ना, कि बीच में क्रियात्मक समूह होगा और दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होंगी। यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, जबकि यहां 1 है बेटा। यहां एक तरफ 1 है और एक तरफ 3 है, तो संख्याएं भिन्न है तो नाम भी अलग अलग आएंगे। इसका नाम आप IUPAC नाम बनाइए, क्या आएगा? इसका आएगा बेटा 3 पेंटेनोन, और इसका आएगा 2 पेंटेनोन। तो इस तरह से ये एक तरह की स्थान समव्यवस्था ही है, ठीक है ना। लेकिन बेटा इसको अलग से हमने बोला मध्यावयवता, क्योंकि ये केवल वही क्रियात्मक समूह देते हैं जिनमें क्या होगा? दोनों ओर कार्बन की श्रृंखलाएं होंगी, क्रियात्मक समूह बीच में होगा। नाम से ही समझ में आ रहा है बेटा, मध्यावयवता। मध्य, मध्य मतलब बीच, बीच में जब क्रियात्मक समूह होगा तभी ये समव्यवस्था संभव होगी। तो 2-3 बातें इसके बारे में आप ध्यान रखने लायक है बेटा, उनको लिख लें। पहली बात तो क्या? मध्यावयवता, मध्यावयवता उन्हीं क्रियात्मक समूहों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, क्रियात्मक समूहों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनके दोनों तरफ, दोनों ओर कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं, कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। ठीक है बेटा, बात नंबर 1 बहुत काम की बात है, ध्यान रखना। मध्यावयवता कौन से क्रियात्मक समूह प्रदर्शित करेंगे? जिनके दोनों ओर कार्बन की श्रृंखलाएं हैं। उदाहरण के लिए बेटा हम लिख लें कीटोन। तो कीटोन में होता क्या है? दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं और जो क्रियात्मक समूह है वो मध्य में यानी कि बीच में होता है। एस्टर, एस्टर में क्या होगा बेटा? क्रियात्मक समूह होगा COO, इसको ऐसा थोड़ा नीचे लिखते हैं, ये हो जाएगा बेटा क्रियात्मक समूह, और एक तरफ कार्बन की श्रृंखला इधर है और दूसरी तरफ इधर है। और कौन से होंगे? आपको ऐसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह मध्यावयवता प्रदर्शित करेगा, तो आपको फिर ये बनना चाहिए। एस्टर के अलावा बेटा द्वितीयक,
तथा तृतीयक एमीन। द्वितीयक एमीन लिखे हैं अपन, है ना, तृतीयक में भी हो सकता है लेकिन बेटा उसमें बहुत रेयर केस बनेगा, है ना। द्वितीयक एमीन, द्वितीयक एमीन में क्या होता है, दोनों ओर कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। इसके अलावा बेटा कौन सा होगा, ईथर। ईथर में भी इसी तरह का होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। अब इसमें होता क्या है बच्चों, अगर आपको परिभाषा आ गया कि भैया मध्यवर्ती किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह के दोनों ओर, क्रियात्मक समूह के दोनों ओर क्या हो बेटा, कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न हो। कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी होती है बच्चों, भिन्न होती है। क्रियात्मक समूह मध्यावयवी कहलाते हैं तथा इस समव्यवता को मध्यावयवता कहते हैं। ठीक है बेटा, उदाहरण मैंने पहले ही आपको बता दिया कि होगा क्या, क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं अलग अलग होंगी। क्या होगा बेटा, क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं अलग अलग होंगी, तो इसे ही हम बोलेंगे क्या, मध्यावयवता। ठीक है, चलिए बेटा अगली है और अच्छी समव्यवता बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वलय श्रृंखला समव्यवता। वलय मतलब होता है क्या बेटा, रिंग। रिंग मतलब होता है चक्रीय संरचना, मतलब कि अणुसूत्र समान होना चाहिए। ध्यान रखना, हर एक समव्यवता का पहला क्राइटेरिया क्या है कि अणुसूत्र तो भैया समान होने ही चाहिए, तभी आगे बात करेंगे। दूसरी बात ये होगी क्या, खुली श्रृंखला, मतलब कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु एक की संरचना चक्रीय होती है जबकि दूसरे में खुली श्रृंखला पाई जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा अपन, वलय श्रृंखला समव्यवता। तो चलिए देखते हैं, उदाहरण से अपनी बात को समझते हैं हम, जैसे इतनी देर से कर रहे हैं। जैसे मान के चलो बेटा ये है CH3CH द्विबंध CH2, इसमें कुल मिला के कार्बन गिनो बच्चों। कार्बन इसमें है कितने, 3, 1 2 3, और हाइड्रोजन दिख रहे हैं बेटा 6। ठीक है, ये है एल्कीन, नाम है बेटा प्रोपीन। इसी कार्बन की संख्या वाला हमने एक चक्रीय संरचना बनाई है, ये बना लिए भाई साहब। अब इसमें देखो है क्या, इसको मैं ऐसे बनाऊं, एक्चुअल तो ऐसे ही होता है लेकिन अपन कार्बन गिनने के लिए और हाइड्रोजन गिनने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसा भी बना सकते हैं कि 3 कार्बन है, हर एक किनारे पे एक एक कार्बन है, और साथ में बेटा इनके क्या जुड़ी होगी, हाइड्रोजन। 4 बंद करना है तो 2 2 तो सबने बना चुके, 2 2 हाइड्रोजन आप और जोड़ दोगे। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए सी कितने बेटा, 1 2 3, एच कितने हैं 6, यहां सी कितने थे 3 और एच थे 6, मतलब दोनों में क्या दिख रहा है हमें, दोनों में हमें दिख रहा है बेटा कि यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या उसके बराबर है, मतलब कि अणुसूत्र समान है, किंतु एक है खुली श्रृंखला और एक है क्या, बंद श्रृंखला। इसका नाम होगा बेटा प्रोपीन, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। और उदाहरण देख सकते हैं अपन, जैसे मान करके चलिए मेरे पास अगला उदाहरण है CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया। कार्बन गिनिए बेटा, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन देखिए 3 3 6 हाइड्रोजन। इसी शक्ल वाला कितने कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला मैंने रिंग बनाया और साथ में किसी भी एक जगह मैंने द्विबंध बना दिया। अब गिने कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन गिनने के लिए बेटा इसकी मुझे कुछ इस तरह की संरचना बनानी पड़ेगी। हालांकि अपन सीधे भी गिन सकते हैं लेकिन आप चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। यहां द्विबंध है तो देखिए यहां कितने एच आएंगे, 1 2 3 बंद हो गए, एक आएगा, 3 बंद हो गए तो एक आएगा, 2 बंद है तो 2 एच जुड़ेंगे, और यहां भी 2 बंद होने के कारण बेटा 2 एच जुड़ेंगे। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, यहां कितने थे 4, हाइड्रोजन कितने, 2 2 4 और 5 6, टोटल कितने बेटा 6। मतलब इनमें भी क्या है, अणुसूत्र समान है इन दोनों के, किंतु एक क्या है खुली श्रृंखला वाला और दूसरा है बंद श्रृंखला वाला, यानी कि चक्रीय। वलय बोल रहे हैं ना बेटा, और श्रृंखला मतलब एक होगा वलय मतलब कि चक्रीय और दूसरा होगा क्या, खुली श्रृंखला वाला। तो चलिए इसकी परिभाषा अगर मुझे लिखनी हो तो मैं लिख सकता हूं क्या बेटा,
वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान। पहली हर परिभाषा में बेटा ये चीज तो मैं लिखते ही जा रहा हूं, है ना। अणुसूत्र समान होते हैं, आपको भी रट गई होगी ये लाइन तो। किंतु एक यौगिक कैसा होना चाहिए बेटा? एक यौगिक खुली श्रृंखला वाला होता है, खुली श्रृंखला वाला, एवं दूसरा यौगिक कैसा होता है? बंद श्रृंखला वाला, मतलब चक्रीय। दूसरा यौगिक कैसा होगा बच्चों? चक्रीय होता है या बंद संरचना वाला होता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे बच्चों? इन्हें हम कहेंगे चक्रीय, यानी कि वलय श्रृंखला समावयवी या चक्रीय श्रृंखला समावयवी, और इस समावयवता को कहते हैं वलय श्रृंखला समावयवता। उदाहरण बेटा मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपको उदाहरण इस तरीके से भी याद रखने होंगे। उदाहरण आपको ऐसे याद करने बेटा, क्योंकि कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि एल्कीन के साथ कौन हो सकता है बेटा? अगर एक है एल्कीन तो दूसरा होगा साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, ठीक है। और अगर एक है एल्काइन, अगर एक लिए बच्चों हमने एल्काइन, तो दूसरा होना चाहिए क्या? साइक्लो एल्कीन, ठीक है। तभी ये समवयवता संभव होगी, साइक्लो एल्कीन, ठीक है बेटा। देखिए कैसे, एक था यहां पर एल्कीन तो साइक्लो एल्केन, एल्काइन तो साइक्लो एल्कीन, ये होगा इसके उदाहरण, और ये होती वलय श्रृंखला समवयवता। चलिए बच्चों फिर अगली समवयवता की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है बेटा क्या? चलावयवता। चलावयवता, नाम से ही समझ में आ रहा है, चल मतलब इसमें कोई चीज है जो चलते रहती है, उसे ही बोलते हैं अपन चलावयवता। तो बेटा ये थोड़ा सा ध्यान से समझे, अलग तरह की समवयवता है, ये चलते रहती है। कैसे चलती है, कौन चलता है, वो सब हम देख रहे हैं। तो पहले इसके लिए लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा अल्फा हाइड्रोजन। पहले तो बेटा आपको जानना पड़ेगा अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तभी आप चलावयवता समझ पाओगे, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं? जैसे बच्चों क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन, सुनना ध्यान से, जैसे मान लो ये है CH3 है यहां पर, लेकिन इस CH3 को मैंने ऐसे लिखना पसंद किया, मान लो। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं, क्रियात्मक समूह कहां है बेटा? ये है क्रियात्मक समूह, C डबल बॉन्डो कीटोन है। इसके बाजू वाला कार्बन अल्फा कहलाएगा, या आजू वाला कार्बन भी अल्फा कहलाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, क्रियात्मक समूह के कार्बन, क्रियात्मक समूह के कार्बन के बाजू या आजू वाला कार्बन क्या कहलाता है बेटा? अल्फा कार्बन। यहां पर दो दो अल्फा कार्बन। और बच्चों अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम बोलते हैं क्या? अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। एक बार फिर से सुने, क्रियात्मक समूह के कार्बन के बाजू तथा आजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, तथा अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हर एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपके पास नोट्स प्रॉपर रहे बेटा, भूल ना पाए। 12वीं में ये अल्फा हाइड्रोजन आपको बहुत काम पड़ेगा आगे चल के, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन किसे कहेंगे? हम बोलेंगे बेटा क्रियात्मक समूह के कार्बन, अगर किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है फिर बेटा वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बाजू वाला देखेंगे अपन, है ना। तो क्या होगा? क्रियात्मक समूह के कार्बन परमाणु के पड़ोस वाला पड़ोसी कार्बन को क्या कहते हैं बेटा? अल्फा कार्बन, तथा अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु क्या कहलाएंगे बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं, ठीक है। बात नंबर 1। तो चलावयवता होने के लिए बेटा अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। यदि अल्फा हाइड्रोजन है
तो ही चल अवयवता संभव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और साथ में क्रियात्मक समूह में बेटा एक पाई बंध होना चाहिए, यानी कि द्विबंध या त्रिबंध होना चाहिए। ठीक है, तो अगली बात मैं यही लिखूंगा। क्या अगली बात बच्चों जो निकल के आ रही है मेरे दिल से वो ये है कि चलावयवता के लिए, चलावयवता के लिए क्या होना मांगता बेटा? पहली बात मांगता है अल्फा हाइड्रोजन तथा क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ पाई बंध। क्रियात्मक समूह से पाई बंध जुड़ा होना चाहिए। पाई बंध मतलब बेटा द्विबंध या त्रिबंध, है ना, उसी में तो पाई होते हैं। पाई बंध जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी चलावयवता होगी बच्चों, अदरवाइज चलावयवता भूल जाइए कि यौगिक में होने वाली है। ये दो कंडीशन है कि पहली बात अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरी बात क्रियात्मक समूह से पाई बंध जुड़ा हो। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने अभी बनाया था कीटोन CH3 CO और CH3, ऐसा था बेटा। इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल सर है। कैसे हैं? ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है और ये 3 ढेर सारे 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्या क्रियात्मक समूह से पाई बंध जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है सर। तो इसमें चलावयवता होगी। ठीक है, अब कैसे होगी वो चीज हम देखना चाह रहे हैं। तो इस CH3 को समझने के लिए बच्चों मैंने ऐसा लिखा H, मतलब CH2H है तो CH3, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं। चाहो तो आप ऐसे में मजा नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर लो, सारे H अलग अलग लिख लो, तो भी कोई बुराई नहीं है। फिर क्या है? C द्विबंध O और CH3। अभी देख बेटा, जब यहां भी अल्फा यहां भी अल्फा, तो किसे मानूं? तो ध्यान रखना, दोनों को मत मान लेना एक साथ, किसी एक को मान। इसे मान रहा तो इसे छोड़, इसे मान रहा तो इसे छोड़, किसी एक को अल्फा मानना है ना। दो दो बेटा एक साथ कोई भी काम करना गलत बात है। तो चलिए देखते हैं होता क्या है इसमें। इसमें बेटा ये पाई बंध जो है कूद के इधर आता है। पाई बंध कूद के इधर आएगा तो उससे क्या होगा? ये अल्फा हाइड्रोजन कूद के इधर चला जाएगा। क्या बोल दिया मैंने? मैंने बोला बेटा पाई बंध कूद के इधर आ गया, अपने इलेक्ट्रॉन समेट के, जो कार्बन है वो तो अपने इलेक्ट्रॉन समेट के बेटा यहां बैठ गया और यहां पर चला गया हाइड्रोजन। फिर से सुनना, पाई बंध इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर चला गया, मतलब कि पाई बंध तथा अल्फा हाइड्रोजन का स्थानांतरण हो गया, स्थान बदल गया। कैसे? थोड़ा सा बेटा समझेंगे। ये निशान क्यों बना रहा हूं मैं आगे चल के बताऊंगा, पहले बस आप देखो क्या हो क्या रहा है ना। तो C और H कितने बेटा? H दो ठो है, तो उसको अब मैं चाहूं तो अलग अलग भी लिख लूं या ऐसे CH2 भी लिख लूं, बात एक ही। ये H गया, ये वाले तो जो कहते हो, है ना। यहां पर क्या आ गया बच्चों? द्विबंध और C से ये जो एक पाई बंध था, हमने देखा ये पाई बंध तो भाई साहब कूद के इधर आ गया, H यहां चला गया। ठीक है, OH, और ये हो गया क्या आपका? CH3। समझ में आया बेटा हुआ क्या? अल्फा हाइड्रोजन O के पास चला गया, क्योंकि O की ऋण विद्युतता देखे इसलिए ये H को खींच लिया और इसका एक पाई बंध टूट के इधर आ गया। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से चलावयवता में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन तथा पाई बंध एक साथ एक दूसरे को स्थानांतरित करते हैं, तो इस प्रकार की समवयवता को हम चलावयवता कहते हैं। अब ये नाम क्यों पड़ा सर चलावयवता? कुछ और भी तो नाम हो सकता था। तो बेटा हो सकता था, लेकिन चलावयवता का यहां महत्व है, ये चलते रहता है। मतलब जब मेरे पास एसीटोन, ये यौगिक है बेटा, इसका नाम है एसीटोन, एसीटोन होता है तो उसमें अंदर ही अंदर ये अपने आप इसमें ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं, मतलब ये काम लगातार चलते रहता है। एसीटोन इसमें बदलता है, ये इसमें बदलता है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसीलिए मैंने ये चिन्ह लगाए, ये साम्यावस्था को दिखा रहा है, यानी कि इससे ये बन रहा है और इससे ये बन रहा है। अब बच्चों यहां पर कीटोन समूह है CO, तो इस रूप को हम बोलते हैं कीटो रूप। क्या बोलेंगे बेटा? कीटो रूप। फिर इसको क्या बोलेंगे सर? तो इसमें देख डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, एल्कीन का हम ईन लेते हैं और OH के लिए ऑल लगाते हैं, तो ईन और ऑल को मिलाने से बनता है इनॉल रूप। तो दो रूप होते हैं इसमें चलावयवता में, कीटो रूप और इनॉल रूप। अब इस यौगिक में बेटा होता क्या है? कीटो रूप है लगभग 99.9%, है ना, और हम लिख सकते हैं 99.99%, और जबकि इनॉल रूप जो है मात्र कितना पाया जाता है? 0.1%।
मतलब कि ये नाम मात्र का है बेटा, इतना कम है कि इसे हम ना भी गिने तो भी काम चलेगा, कोई बुराई वाली बात नहीं। तो इनमें देखो अणुसूत्र दोनों में समान है, हो गई भैया, क्योंकि है तो सब एक ही, केवल हाइड्रोजन और पाईबंद इधर उधर हो गए, बाकी सारे परमाणु तो ज्यों के त्यों है। तो अणुसूत्र समान है, किंतु अल्फा हाइड्रोजन तथा पाईबंद एक दूसरे को एक साथ स्थानांतरित कर चुके हैं। तो इस तरह की समव्यवता को बेटा हम क्या कहते हैं, चलाव्यवता या कीटो इनोल समव्यवता भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कीटो इनोल समव्यवता। तो चलिए एक दो बातें नोट करते हैं, फिर एक और उदाहरण में अच्छा वाला इसका बताऊंगा आपको। पहली बात कि वे यौगिक जिनमें, अब देखिए चलाव्यवता कब पाई जाएगी, मैंने पहले ही लिख दिया हूं बेटा कि पाईबंद होना चाहिए और साथ में क्रियात्मक समूह के कार्बन से पाईबंद जुड़ा होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि हाइड्रोजन ही तो जाएगा, अगर है ही नहीं तो कहां से जाएगा। तो वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान होता है, अणुसूत्र समान होता है, किंतु किंतु हो क्या रहा है बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन तथा अल्फा हाइड्रोजन तथा पाईबंद एक दूसरे को स्थानांतरित करके दो भिन्न रूप बनाते हैं, दो भिन्न यौगिक बनाते हैं या रूप बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, चलाव्यवी कहलाते हैं तथा इस समव्यवता को चलाव्यवता कहते हैं। दूसरी बात, यह एक गतिक समव्यवता होती है। गतिक है मतलब बेटा गतिक समव्यवता होती है। आपको इसमें ऐसा बिल्कुल पूछा जा सकता है नीट वगैरह में कि निम्न में से कौन सी समव्यवता गतिक समव्यवता है। ध्यान रखना बेटा, चलाव्यवता गतिक समव्यवता होती है। मतलब इसका यह है कि कीटो रूप लगातार इनोल में बदलता है और इनोल लगातार कीटो में बदलता है। भले ही कम मात्रा है ज्यादा मात्रा है, लेकिन बेटा ये एक दूसरे में बदलते रहते हैं, है ना। तो हम आगे ये लिखेंगे कि यह एक गतिक साम्यावस्था होती है जिसमें कीटो तथा इनोल रूप, कीटो तथा इनोल रूप निरंतर क्या होंगे बेटा, एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित होते हैं। ठीक है, इसे हम कीटो इनोल समव्यवता भी कहते हैं, क्योंकि एक रूप है कीटो और एक है क्या, इनोल। अब देखिए ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कीटो रूप ही अधिक स्थायी होगा, कभी कभी बेटा इनोल भी अधिक स्थायी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक यौगिक है, यहां पर बच्चों मैंने लगाया डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पाई बंद है, यहां पाई बंद है, और यहां तो बेटा दो हाइड्रोजन है, एक मैं लिख रहा हूं एक नहीं लिख रहा हूं मैं, उसकी जरूरत नहीं। तो देखिए होगा क्या, क्रियात्मक समूह के बाजू वाला कार्बन, अगर बेटा अल्फा हाइड्रोजन की पूरी बात मैं बताऊं तो एक्चुअल में इसमें हमेशा sp3 संकरण होना चाहिए, लेकिन वो अपन 12वीं में देख लेंगे, है ना। अभी तो अपन अपने मुद्दे की बात करें। क्रियात्मक समूह के बाजू वाला जो कार्बन, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है बेटा, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो होगा क्या इस समव्यवता में, ये पाईबंद कूद के इधर आएगा और अल्फा हाइड्रोजन इधर जाएगा। मतलब बच्चों बनेगा क्या, वो भी हम देख लेंगे, बनेगा कुछ ऐसा। हुआ क्या बेटा, ये H चला गया इधर और ये पाई बंद आ गया इधर। तो इस तरह से ये जो रूप है बेटा ये क्या कहलाएगा, कीटो रूप, और जबकि ये जो रूप है बच्चों ये कहलाएगा इनोल रूप। ठीक है, इसको यौगिक का बेटा नाम मैंने बताया था आपको, बेंजीन में जब OH जुड़ा होता है तो क्या कहते हैं इसे हम, फिनोल, है ना।
और यहां पर इनॉल रूप लगभग 99.99% स्थायी होता है और ये बेटा 0.01 या केवल 0.1% स्थायी होता है। तो इस तरह से ये जो समव्यवस्था है जिसमें एक यौगिक दूसरे में बदल रहा है, क्यों बदल रहा है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तथा पाई बंध एक दूसरे में बेटा एक दूसरे की स्थिति बदल रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। इस प्रकार की समव्यवस्था को हम चला व्यवस्था कहते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अल्फा कार्बन की जो मैंने बात किया था, यहां बेटा लगे हाथ में बता ही देता हूं, 2 मिनट और लगेगा अपने को, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हमने बोले क्रियात्मक समूह के कार्बन परमाणु के पड़ोसी कार्बन को, तो यहां पर थोड़ा सा बेटा सुधार के मैं लिख देता हूं, क्रियात्मक समूह के कार्बन परमाणु के पड़ोसी sp3 संकरित कार्बन। मतलब कि बाजू वाला जो कार्बन है जिसको हम अल्फा कार्बन कह रहे हैं, वह बेटा sp3 संकरित होना चाहिए, उसका संकरण sp3 होना चाहिए, यानी कि उसमें केवल और केवल एकल बंध जुड़े होने चाहिए। अगर द्विबंध या त्रिबंध हो गया तो वो अल्फा नहीं कहलाएगा। जैसे देखो बेटा, ये क्रियात्मक समूह के पड़ोसी कार्बन, इसका संकरण देखो आप कौन सा है, sp3। पड़ोसी कार्बन संकरण देखो sp3। कैसे पता चल रहा है सर ये sp3 है? तो सीधी बात है बेटा, मैं शुरुआत से ही बताते आ रहा हूं आपको कि अगर सारे बॉन्ड, सारे बंध एकल बंध हो, सिंगल बॉन्ड हो तो sp3, अगर एक द्विबंध हो तो sp2, त्रिबंध हो तो sp और 2 द्विबंध हो तो भी sp। यहां फिलहाल सारे एकल बंध है, यहां भी सारे एकल बंध है, तो ये हो गया बेटा अपने क्या, sp3 संकरित कार्बन। तो अब होगी एक्चुअल परिभाषा अल्फा की, क्या बेटा, क्रियात्मक समूह के कार्बन परमाणु के पड़ोसी sp3 संकरित कार्बन अल्फा कार्बन तथा अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो ये थी समव्यवस्था, जिसमें हमने पहले प्रकार की समव्यवस्था कवर करे बेटा, जिसको हम बोलते हैं संरचनात्मक समव्यवस्था। इसके बाद अगले लेक्चर में हम त्रिविम समव्यवस्था को कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ गुड डे।